जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी को जैसा कि ज्ञात है, हमारी वार्षिक परीक्षा का समय काफ़ी नज़दीक आ गया है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो अपने सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका काफ़ी कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ बाकी होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। समय रहते अगर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस चैनल में मैंने कई प्रकार के वीडियो डाले हैं, जैसे कि एक चैप्टर्स को ही पूरा मैं इस चैनल में समझाया हूँ। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं इस चैनल में डाला हूँ। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर मैंने वीडियो बनाया है। ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ बिल्कुल नया है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम दिलाते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर हम देख लें एक बार तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, एग्ज़ाम की रूपरेखा कैसी होगी, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, दीर्घ उत्तरीय सवाल कितने आएंगे। और कई बार तो डायरेक्ट भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। पिछले साल के सवालों को इस साल आने वाले सत्र में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। तो जब भी हम एग्ज़ाम दिला रहे हैं, पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें देखना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यह बात भी आप जानते हैं कि हमारा जो विषय है वह पिछले साल ही चेंज हुआ है। तो पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें देखने का कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी पैटर्न जो है पिछले साल ही लागू हुआ है सीजीबीएसई में, और एक ही एग्ज़ाम हुआ है। एनसीईआरटी के जो बुक हमने खरीदे थे 11वीं 12वीं में, उस बुक पर आधारित अभी तक केवल एक ही एग्ज़ाम हुआ है, 2020 वाला एग्ज़ाम। इससे पहले के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो पुराने सिलेबस पर हुए हैं। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो गया है कि हमें केवल एक ही क्वेश्चन पेपर देखना है पिछले साल का। अब समस्या ये है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। जिसके भाई बहन पिछले साल 12वीं कक्षा में थे उनके लिए तो अच्छा है, उनके पास शायद होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, लेकिन हमारे पास यहाँ नहीं है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित भी बनाना चाहिए ताकि सबको इससे लाभ हो जाए। तो चलिए, ये वीडियो का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि पिछले साल के विद्यार्थियों ने दिलाया 2020 में। आज पूरा इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो इसके लिए मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। और आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का हमारा क्वेश्चन पेपर है और एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है। मैं क्वेश्चन एक बार और दोहरा रहा हूँ, सामान्यतः भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है। आप एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आता है एग्ज़ाम में, आप क्वेश्चन को अचानक से पढ़ करके तुरंत उसको सॉल्व करने के बारे में मत सोचिए। अभी वो आपके पास रहेगा, है ना। वो क्वेश्चन पेपर अभी काफ़ी समय तक, 3 घंटे तक जो है आपके पास रहेगा। पर्याप्त समय होता है और वो जो समय होता है उस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होता है। कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बस अभी लिखना स्टार्ट कर देते हैं फिर क्वेश्चन पेपर जो है छीना जाएगा हमसे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन पेपर आप साथ में लेके जाएंगे और आंसर लिखने के लिए भी पर्याप्त समय है। सबसे पहला काम ये कीजिए आप एग्ज़ाम में कि सारे क्वेश्चंस को एक बार सरसरी नज़र से 10 मिनट में पढ़ लीजिए। और जब आप बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, सवालों को जब आप हल करना चालू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को आराम से इत्मीनान से कम 2 बार पढ़िए आप। इससे क्या होता है कि वो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है हमारी किताब में जो क्वेश्चन दिए हैं या जो हम इम्पोर्टेंट बुक पढ़ रहे हैं आईएमपी वाला, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वैसा सेम एग्ज़ाम में आ जाएगा। क्वेश्चन को कई बार जो है थोड़ा घुमा करके भी दे देता है। तो आप बिल्कुल अपना माइंड सेट बना करके आए हैं, हाँ ये इसका आंसर है, उसको जाते ही मत छाप दीजिए।
आप क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, उसके हिसाब से फिर अपना आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो सवाल हमें आते हैं वो पहले करें और जो नहीं आते हैं उन्हें बाद में करें, लेकिन सवाल छोड़िए बिल्कुल मत। चलिए हम सवाल को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल था, सामान्यतः भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक माना जाता है क्योंकि सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया। यही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शिल्पदिकारम क्या है? मैं सवाल एक बार और दोहरा रहा हूँ। क्वेश्चन है, शिल्पदिकारम क्या है? तो शिल्पदिकारम एक तमिल भाषा का महाकाव्य है। जैसा कि आप जानते हैं रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा के महाकाव्य हैं, वैसा ही शिल्पदिकारम तमिल भाषा का एक महाकाव्य है। शिल्पदिकारम का मतलब होता है नुपुर, है ना, या पायल। ये पूरा जो महाकाव्य है ये पायल पर बेस है, पायल के ऊपर ही इसको बनाया गया है। जैसा कि हम रामायण देखते हैं तो पूरा जो हमारा महाकाव्य है रामायण वो राम पर बेस है, वैसे यह जो पूरा हमारा महाकाव्य है ये पायल पर बेस है, पायल की कहानी है। और शिल्पदिकारम के जो लेखक हैं वो हैं इलांगो अडियाल, है ना, नाम याद रखिएगा, इलांगो अडियाल। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्वेश्चन एक बार और दोहरा रहा हूँ मैं, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कांसा किसे कहते हैं। तो कांसा एक मिश्र धातु होता है जो कि तांबा और टिन को मिला करके बनाया जाता है। तांबा विश्व की पहली ज्ञात धातु है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। मनुष्य ने अगर कोई धातु सबसे पहली बार खोजी वह है तांबा। तो तांबा और टिन को मिला करके जो मिश्र धातु बनता है उसे कांसा कहते हैं। और यह तकनीक सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने उपयोग की। मतलब तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाने की जो तकनीक है, इस तकनीक का उपयोग सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की। खुदाई से बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से हमें कांसे के बर्तन और कांसे की मूर्तियाँ, खिलौने मिले। इस कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ये हमारा आंसर है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? एक बार और सुनिए क्वेश्चन, गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है कि भाई पहले एक मनुष्य के जो वंशज थे, है ना, पहले जो मनुष्य होता था उसके जितने भी वंशज लोग होते थे वो सब एक साथ रहते थे, एक समूह बना करके रहते थे। और वो जो समूह के जो लोग होते थे मतलब एक ही परिवार के होते थे, है ना। एक कोई व्यक्ति है, उसके जैसे 5 बच्चे हो गए और उन 5 बच्चों के फिर 5-5 बच्चे हो गए। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी जनसंख्या तैयार हो गई। तो ये पूरी जो हमारी जनसंख्या है वो एक साथ एक समूह में रहती थी। इसी को कहा गया है कि पहले मनुष्य के जो वंशज हैं वो एक साथ एक समूह में रहते थे और वो सभी जो एक समूह में जो रहते थे वो सभी एक ही परिवार के लोग होते थे। और इसी समूह को हम जो है गोत्र कहते हैं। गोत्र का जो नामकरण है वो उस समूह का जो मुखिया था, जहाँ से इस समूह की शुरुआत हुई, उस मुखिया के नाम पर जो है गोत्र का नाम रखा जाता है। एक बार और आप क्लियर कर देते हैं हम इस सवाल को। गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? तो मनुष्य के जितने भी वंशज हैं वो एक साथ एक समूह में रहते हैं। उस समूह के सभी लोग एक ही परिवार के लोग होते हैं और ये पूरा समूह गोत्र कहलाता है। गोत्र का नामकरण उस समूह के मुखिया के नाम पर रखा जाता है। क्लियर है? चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का धम्म क्या है? एक बार और सुनिए सवाल, अशोक का धम्म क्या है? तो इसका आंसर ही इस प्रकार से हो जाएगा कि धम्म अशोक द्वारा बनाया गया
नैतिक नियमों का एक समूह है। धम्म जो है अशोक द्वारा बनाया गया नियमों का एक समूह है। ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, ये जो धम्म है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नहीं, ये सही नहीं है ना, ये गलत है। धम्म जो है ये अशोक द्वारा बनाया गया खुद का एक धर्म है, और ये जो धम्म है ये नैतिक नियमों का एक समूह है। इसमें बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं, और इस नियम का मात्र एक ही उद्देश्य है कि अपने नागरिकों में सदाचार की भावना उत्पन्न करना। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक हैं अल-बिरूनी, है ना, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में क्या अंतर है? इस सवाल को आप थोड़ा अच्छे से समझिए ना, डिटेल से समझिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे विद्यार्थी हैं ये अंतर्विवाह और बहिर्विवाह इस टॉपिक पर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और हमेशा मैं देखा हूँ कि वो अपना गलत आंसर राइटिंग करते हैं। उनका मतलब ये होता है कि अंतर्विवाह मतलब अपने परिवार के अंदर विवाह करना, और बहिर्विवाह मतलब अपने परिवार से बाहर विवाह करना, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, पहले हमारे समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सामने के जो 3 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये लगभग एक समान थे, है ना, समांतर जाति के माने जाते थे, और जो शूद्र है वो बिल्कुल नीच जाति का माना जाता था। तो जैसे विवाह वगैरह की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों जातियाँ आपस में विवाह कर लेते थे। जैसे ब्राह्मण लड़का है और वैश्य लड़की है, या क्षत्रिय लड़का है ब्राह्मण लड़की है, इस प्रकार से अलग अलग वर्ग में विवाह हो जाता था। ये जो सामने के 3 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये शूद्र जाति के साथ विवाह नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें नीच जाति माना जाता था। तो आने वाले समय में क्या हुआ कि ये जो हमारे ब्राह्मण हैं ये कई उपजातियों में बट गए, क्षत्रिय भी कई उपजातियों में बट गए, वैसे ही हमारे जो वैश्य हैं ये भी कई उपजातियों में बट गए, जैसे कि आज जिसे हम सामान्यतः जर्नल ओबीसी के नाम से जानते हैं, है ना। ब्राह्मण और क्षत्रिय है तो उसे हम जर्नल बोल देते हैं, वैश्य है तो उसे ओबीसी बोल देते हैं, है ना। शूद्र जाति में सामान्यतः एसटी एससी कैटेगरी आ जाती है, और इसकी भी कई उपजातियाँ हैं। जैसे कि हम ब्राह्मण की बात करें तो गुप्ता, मिश्रा, शर्मा, क्षत्रिय में अगर हम बात करें तो ठाकुर, राजपूत, इस प्रकार से बहुत सारी और ये उपजातियों में बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा तो हम वैरायटी ओबीसी में देखते हैं, है ना। जैसे कि ये साहू हो गया हमारा, साहू, यादव, देवांगन, सिन्हा, इस प्रकार से बहुत सारे क्या है उपजातियाँ हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि वैश्य क्या है हमारा, साहू भी है, और वही वैश्य हमारा यादव भी है। लेकिन साहू कभी भी यादव से अपना वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा, है ना। अगर शादी होगा तो साहू साहू के साथ होगा या यादव यादव के साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए, सिस्टम को समझिए कि पहले क्या होता था, लोग क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ विवाह भी हो जाता था, ब्राह्मण जो है वैश्य के साथ भी विवाह हो जाता था। तो ये क्या है, बहिर्विवाह है, मतलब दूसरी जाति में विवाह करना, ये बहिर्विवाह है। और वही हम देखते हैं आज के समय में कि व्यक्ति जो है अपनी ही जाति में विवाह करता है, और ये सामाजिक नियम भी बन गया है कि भाई आप दूसरी जाति में विवाह करोगे तो आप जो है हमारे समाज से अलग हो जाओगे। इस प्रकार का सामाजिक नियम भी बना हुआ है। इस कारण व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करना ज़्यादा सही समझता है, दूसरी जाति में विवाह नहीं करता। तो यह क्या है, अंतर्विवाह है। सीधे एक लाइन में अगर हम इसको बोलें तो दूसरी जाति में विवाह करना बहिर्विवाह है, और अपनी ही जाति में विवाह करना अंतर्विवाह है। इस सवाल का ज़्यादातर विद्यार्थी कुछ इस प्रकार से जवाब दे देते हैं कि अपने परिवार के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह है, और दूसरे परिवार में विवाह करना बहिर्विवाह है। यह बिल्कुल गलत है ना। आप ध्यान रखिए, इसका आंसर ऐसा नहीं है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 8वां क्वेश्चन है, सिजदा क्या है ना। मैं क्वेश्चन एक बार और दोहरा देता हूँ, सिजदा क्या है। तो देखिए, जब राजा का आगमन होता है तो सभी जो जनता है उनके रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में सिर झुकाएंगे, इसी को सिजदा बोलते हैं। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम
मामलुक वंश के समय में हुई थी, जिसे हम गुलाम वंश भी बोलते हैं। गुलाम वंश का एक राजा था बलबन। तो बलबन ने ये जो परंपरा है चालू की थी कि भाई जब भी राजा प्रवेश करेगा तो सभी जो जनता है उसके सम्मान में सिर झुकाएंगे, और इसी को सिजदा कहा जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमर नायक कौन थे? क्वेश्चन एक बार और मैं दोहरा रहा हूँ, अमर नायक कौन थे? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जो राजा लोग होते थे उन्हें राजा नहीं कहा जाता था, उन्हें राय कहा जाता था, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य के राय अपने सैनिक कमांडरों को कुछ क्षेत्र दे देते थे, कोई एरिया दे देते थे, हाँ, और वो जो सैनिक कमांडर है उस एरिया में शासन करते थे और वहाँ से टैक्स वसूलते थे, और वसूले हुए टैक्स को अपने राजा को मतलब राय को जा कर के दे देते थे, और कुछ टैक्स अपने पास भी रख लेते थे। और वो जो टैक्स अपने पास रखते थे उससे अपना जीवन चलाते थे, और साथ में वो सैनिक कमांडर अपने सैनिकों का भी रख रखाव करते थे, उन्हें भी तनख्वाह देते थे, और राय को मतलब अपने राजा को समय आने पर युद्ध के समय सुरक्षा का वचन भी देते थे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और 10वां नंबर का क्वेश्चन है, निर्वाण शब्द का क्या अर्थ है? एक बार और समझिए, निर्वाण शब्द का क्या अर्थ है? तो सिंपल सी बात है, निर्वाण है ना, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भाई मरने के बाद मोक्ष मिलता है, ये बिल्कुल गलत है ना। मोक्ष का मतलब होता है सभी प्रकार के मोह माया से मुक्त हो जाना। अगर व्यक्ति जीवित है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मोह माया नहीं है तो हम उसको निर्वाण की स्थिति या मोक्ष की स्थिति कह सकते हैं। तो देखिए, निर्वाण शब्द का क्या अर्थ है, अगर हम बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है तो एक लाइन में आंसर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के मोह से मुक्त हो जाना ही निर्वाण या मोक्ष कहलाता है। चलिए हम अपने अगले नेक्स्ट 11वां नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर का हमारा सवाल है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? है ना, सवाल एक बार और सुनिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो 1919 में भारत में जो सरकार के द्वारा सुधार कार्य किए गए थे, देखो ब्रिटिश सरकार यहाँ भारत में थी और ब्रिटिश सरकार हम भारतीयों के लिए बहुत सारा सुधार कार्य करते रहती थी, है ना। ऐसे ये बोलने का होता था सुधार कार्य, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत से लाभ कमा सकें। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार कार्य किए जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे, और उन्हीं दोनों ने मिल करके क्या किया था, कुछ सुधार कार्य किया था। तो 1919 का जो सुधार कार्य ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए थे, इन्हीं सुधार कार्यों की जांच करने के लिए कि भाई हमने जो सुधार कार्य किया इसका भारत पर क्या असर पड़ा, इन्हीं सुधार कार्यों के जांच करने के लिए सर जॉन साइमन को भारत भेजा गया था। सर जॉन साइमन भारत आए और उन्होंने 7 सदस्यों की एक टीम बनाई कि भारत में क्या क्या सुधार कार्य हुआ इसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए। लेकिन ये जो 7 सदस्यों की टीम थी इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसमें टोटल बाहरी लोग थे, विदेशी लोग थे। और इसी बात का विरोध किया उस समय यहाँ की कांग्रेस ने, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, ये सभी एकजुट होकर के साइमन गो बैक का नारा लगाया इन्होंने, और यहीं पर जो है लाठियों से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया? 1919 में भारत सरकार द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, इसके द्वारा जो सुधार कार्य किए गए थे, इन्हीं सुधार कार्यों की जांच करने के लिए ब्रिटेन से सर जॉन साइमन को भारत भेजा गया था। अगर यही सवाल कुछ इस प्रकार से आ जाए कि भाई इसका विरोध क्यों हुआ, तो हम इसमें आगे बताएंगे कि सर जॉन साइमन ने यहाँ आकर के 7 सदस्यों की एक टीम बनाई और इन 7 सदस्यों में से कोई भी भारतीय नहीं था, सभी विदेशी थे। इसी कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो कौन था? सवाल एक बार और सुनिए, अमीर खुसरो कौन था? तो अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी का एक गायक, शायर और कवि था जो कि दिल्ली के पास रहता था। क्लियर? चलिए
अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, अकबर ने कब जजिया कर समाप्त किया? तो भाई ये जजिया कर एक गैर मुस्लिम टैक्स होता था, मतलब जो मुस्लिम लोग होते थे उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और जो हिंदू हैं या अन्य अदर कास्ट के जो लोग हैं उनको टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे। तो ये एक धार्मिक टैक्स था, है ना, धार्मिक कर था, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आज का जो हमारा संविधान बना है, तो संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में इस बात का वर्णन किया गया है कि भाई आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उस समय एक जजिया नाम से एक कर हुआ करता था, जो एक गैर मुस्लिम टैक्स था, मतलब अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं हैं, दूसरी जाति के हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अकबर एक बहुत महान शासक था और उन्होंने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। हालांकि औरंगजेब ने उसे फिर से प्रारंभ कर दिया था, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अकबर ने कब जजिया कर समाप्त कर दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1564 में। फिरोज तुगलक के समय में जजिया कर प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, तालीकोटा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो तालीकोटा का जो युद्ध है ये 26 जनवरी 1565 को दक्कन के सुल्तान आदिल शाह और विजयनगर साम्राज्य के राजा रामाराय के मध्य हुई थी। ठीक है, ये जो युद्ध है तालीकोटा के राक्षसी तांगड़ी नामक गांव में हुई थी, इस कारण हम इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुकद्दम या मंडल किसे कहते हैं? तो भाई मुकद्दम या मंडल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ना, ये व्यक्तियों का, लोगों का एक समूह होता है। मंडल जैसे कि आप समझ रहे हैं, लोगों का एक समूह है। 17वां नंबर का सवाल है हमारा, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? एक बार और, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ओके, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर, है ना। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, हमने देखा 1857 की क्रांति में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई, और वहीं लखनऊ से हम देखें तो बेगम हजरत महल ना, ये बहुत सारे क्रांतिकारी थे। आप ध्यान रखिए, बहादुर शाह जफर उस समय मुगल सम्राट थे 1857 में, जिन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट भी किया। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर का क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पर पूछा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? अब यहाँ पर समझिए इसे, यह जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सबसे पहले रैयतवाड़ी का मतलब समझिए। रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब होता है किसान, है ना, और वाड़ी का मतलब होता है प्रबंध, मतलब किसानों को व्यवस्थित करने के लिए, है ना, किसानों के साथ एक प्रबंध किया गया था, एक व्यवस्था की गई थी किसानों के साथ, जिससे क्या किया गया कि जो बिचौलिए लोग होते थे, जैसे एक जमींदार होता था, जमींदार किसान से टैक्स वसूलता था और अपना कमीशन काट करके बाकी टैक्स जो है सरकार को दे देता था, ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूलें, इन बिचौलियों को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो इस कारण ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। पूरे भारत में लगभग 51% हिस्से में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें से मुंबई, मद्रास और बंगाल के कुछ क्षेत्र प्रमुख थे। तो यहाँ पर इस व्यवस्था में जमींदारों को हटा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूलती थी, और टैक्स कुछ इस प्रकार से होता था कि किसान के पास जितनी ज़मीन है उसमें जितना उत्पादन होता है, उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। ज़मीन के हिसाब से फिक्स हो जाता था कि भाई इतनी सारी ज़मीन है और इतनी सारी ज़मीन में इतना धान होगा या इतना अनाज होगा।
तो इसका 1/3 इतना होता है। तो आप इतना हमें जो है हर साल टैक्स पे करेंगे। अगर आपका उत्पादन होता है या नहीं होता है, ज़्यादा हो जाता है या महामारी आ जाता है, तो इससे कंपनी को, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी किसानों के लिए। अगर किसान टैक्स नहीं पटा पाता था तो उसका ज़मीन जब्त कर दिया जाता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का मतलब होता है किसान और वाड़ी का मतलब होता है प्रबंध, मतलब किसानों के लिए प्रबंध किया गया था। इसमें जमींदारों को, बिचौलियों को हटा दिया गया और सरकार डायरेक्ट किसानों को ज़मीन दे दी और किसानों से ही डायरेक्ट ये टैक्स वसूलना चालू करने लगी। और ये जो व्यवस्था है इसमें उत्पादन से इनका कोई लेना देना नहीं था। जितनी ज़मीन किसानों को दी गई थी उस ज़मीन के आधार पर ये टैक्स वसूलते थे और उत्पादन हो या ना हो इससे सरकार को कोई मतलब नहीं होता था, जिससे किसानों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो गई थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 20वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया? तो छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में अस्तित्व में आया, नवंबर सन 2000 में। नवंबर सन 2000 में केवल छत्तीसगढ़ ही अस्तित्व में नहीं आया, 3 राज्य एक साथ अस्तित्व में आए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया। अब ध्यान रखिएगा डेट। और 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 3 दिन, कभी 5 दिन का जो है हम राज्य उत्सव भी मनाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल 21वां नंबर का सवाल है, हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भाई हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना जो है हमारी, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला भवन निर्माण, दूसरा सड़क और तीसरा नाली। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया गया था। सभी भवन लगभग एक जैसे होते थे और भवनों में रोशनी और हवा आने जाने के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां और रोशनदान बनाए गए थे। खिड़कियों और रोशनदान को देखने से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा और रोशनी के महत्व को समझते थे। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा हम टॉपिक यहाँ पर देखते हैं सड़क। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो काफ़ी चौड़ी होती थी, लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी और सभी सड़कें एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी। सड़कों की इस प्रणाली को हम ग्रिड प्रणाली भी बोलते हैं, ग्रिड व्यवस्था भी बोलते हैं। ये जो सड़कें थी ये बिल्कुल समतल नहीं बनाई गई थी, ये थोड़ा ढलान, नाली की तरफ थोड़ा ढलान करके बनाई गई थी ताकि हवा, या तो हवा चलने से या फिर बारिश होने से सारा जो पानी है ये सड़क में जमा ना रहे, बल्कि बह करके नाली में चले जाए और सड़क भी एक बार क्लियर हो जाए, सड़क भी साफ हो जाए। ये बहुत अच्छी तकनीक हमें जो है हजारों साल पहले की सभ्यता में देखने को मिल रही है। तीसरी प्रमुख विशेषता ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गंदे पानी के निकास के लिए नालियों का उपयोग करते थे। नाली ऊपर से ढका हुआ होता था ताकि उसमें से मक्खी मच्छर न पनप सके, गंदगी ना फैल सके। और छोटी छोटी नालियाँ गलियों से होकर के बड़ी नालियों से मिलती थी और बड़ी नालियाँ नालों से मिलती थी। नाली हमेशा सड़क के किनारे से लग करके बनाया जाता था। नालियों के बीच बीच में कुछ गड्ढे भी बना दिए जाते थे ताकि अगर नाली में कुछ कचरा गिर गया है तो वो गड्ढे में फंस जाए और नाली का मार्ग अवरुद्ध न हो। तो ये एक बहुत अच्छी तकनीक हड़प्पा वासी अपने भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में और नाली निर्माण में करते थे। तो ये इसकी 3 प्रमुख विशेषता हो गई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विट्ठल मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। आप जैसा देख सकते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से हमें एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। विट्ठल मंदिर पर एक छोटा सा टिप्पणी, है ना। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे कि जो विट्ठल मंदिर है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह जो विट्ठल मंदिर है ये द्रविड़ शैली पर बनाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में जितनी भी मंदिर हैं वो नागरी शैली पर बनाए जाते हैं और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली पर बनाए जाते हैं। तो ये जो मंदिर है हमारी विट्ठल मंदिर, ये द्रविड़ शैली पर बनाए गए हैं और इसका निर्माण जो है राजा देवराय द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल संक्षिप्त सा सटीक सा आंसर हमारा हो गया।
चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता की 3 प्रमुख विशेषता बताइए। सवाल आप एक बार फिर से समझिए, गांधी इरविन समझौते की 3 प्रमुख विशेषता बताइए। तो भाई यहाँ पर गांधी जी ने इरविन के साथ एक गोलमेज सम्मेलन किया था और उसमें कुछ शर्तें रखी गांधी जी ने, और वो कुछ इस प्रकार से है ना। गांधी जी और इरविन के बीच में जो 3 प्रमुख समझौता हुआ था उसकी ये कुछ बातें हैं। पहला ये है कि गांधी जी ने कहा था कि जेल में बंद जितने भी कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। अब देखिए, जेल में तो कई प्रकार के कैदी होते हैं, कोई क्रांतिकारी भी होता है, कोई चोरी करके भी आया रहता है, कोई हत्या करके भी आया रहता है। तो गांधी जी ने यहाँ पर क्लियर किया कि जेल में बंद सभी कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन जो हिंसा के आरोप में कैद हुए हैं उन्हें छोड़कर, है ना। मतलब जो हिंसा करके कैद हुए हैं, हिंसा के आरोप में जिनको अरेस्ट किया गया है उनको रिहा नहीं करना है, बाकी जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। दूसरा यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। और तीसरा यह है कि विदेशी शराब व विदेशी कपड़ा की जो दुकानें हैं उनके सामने हमें धरना देने का अधिकार दिया जाए। ये 3 प्रमुख बातें थी गांधी और इरविन के बीच। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इस कारण हम अपने चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और लगभग हमने अति लघुत्तरी और लघुत्तरी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम दीर्घ उत्तरी, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, ऐसे हमने 23 सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। 31 सवाल है टोटल, 8 सवाल बचे हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। और मैं बहुत जल्द ही पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँगा। तब तक आप जो है इस पार्ट की तैयारी करते रहें। ओके।